आपने पूरा 1 साल मेहनत की, वर्क परमिट हासिल किया, फिर उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए आपने 6 महीने और वेट किया, 1 साल और वेट किया। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट आई और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया तो आपको मिला 3 नंबर रिफ्यूज़ल। उसकी वजह क्या है, क्यों मिला, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारा टॉपिक है 3 नंबर रिफ्यूज़ल। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये 3 नंबर रिफ्यूज़ल क्यों आता है। 3 नंबर रिफ्यूज़ल आपको एम्बेसी देती है जब एम्बेसी को डाउट होता है कि आपके पास इनसफिशिएंट फ़ंड है, आपके पास जो पैसा है वो इतना नहीं है कि आप उसमें सरवाइव कर सकें। अब आपको कितना पैसा चाहिए, इसके लिए अगर आपको डाउट है कि हो सकता है मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख, मुझे 2 लाख, मुझे कितने लाख पैसा चाहिए कि जो एम्बेसी उसमें खुश हो, जहाँ एम्बेसी को सेटिस्फाई हो कि हाँ इसके पास पैसा है, तो उसके लिए एम्बेसी ने साफ साफ उसकी वेबसाइट पे जाइए। आप पोलैंड एम्बेसी की जो वेबसाइट है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसी पेज पे आप नीचे जाके देखेंगे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में दिया हुआ है कि आपको कितने अमाउंट आपके बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में जो क्लोजिंग अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। 1 महीने का आपके पास खर्चा होना चाहिए पोलैंड का, आपका खाने का, आपका रहने का, आपका ट्रांसपोर्ट का, आपका हेल्थ का और आपका रिटर्न टिकट का। ये खर्चे आपके पास होने चाहिए। इन सब खर्चों को आप कैलकुलेट करके अपनी करेंसी के हिसाब से और पोलैंड की करेंसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके तो देख लीजिएगा आपके पास 1 महीने का खर्चा इतना होना चाहिए। 3 नंबर रिफ्यूज़ल देने के पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने पूरा अपना बैंक स्टेटमेंट भी अच्छे से लगाया है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है, ओके, लेकिन उसके बाद में भी एम्बेसी ने आपको 3 नंबर रिफ्यूज़ल दे दिया। 3 नंबर रिफ्यूज़ल देने की वजह ये हो सकती है कि आपने बैंक अकाउंट भी अच्छे से मेंटेन किया है, आपके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन आपने उसमें कुछ गलतियाँ की है जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल मिला। तो कौन कौन सी गलती। पहली गलती, आपने बैलेंस उसमें जमा किया लेकिन आपने उसमें एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर दी, तो एम्बेसी को वो जब चेक करेगी तो उसमें शो हो जाएगा कि आपने इसमें एक ही बार कहीं से पैसा ट्रांसफ़र किया है। दूसरी गलती मोस्टली लोग ये करते हैं, उनके पास सैलरी अकाउंट है, वो सैलरी अकाउंट को छोड़ के अपना कोई दूसरा अकाउंट खुलवा कर उसमें पैसा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर दूसरे जो बैंक अकाउंट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो एम्बेसी में देते हैं। तो वो भी सेम हो जाता है। जब आप अपनी सैलरी का जो अकाउंट है उसको छोड़ के आप वही पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने दूसरे अकाउंट में, तो वो भी डिपॉजिट में ही गिना जाता है। चाहे पैसा वो आपका ही है, आपका सैलरी अकाउंट से आपने लेकिन निकाला है, निकाल के उसको ट्रांसफ़र किया है दूसरे अकाउंट में, जब आप उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो भी डिपॉजिट में ही मानी जाएगी। तो ये काम भी करना आप बिल्कुल बंद कीजिए। जो लोग भी, जिसने भी ऐसे किया है, अगर उनको ये रिफ्यूज़ल आया है तो वो समझ जाएंगे। और जो नए हैं, जो करने अभी जिनका अपॉइंटमेंट आएगा, जिनको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, तो वो लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बचने के लिए आपको 3 नंबर रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपको अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आपका सैलरी अकाउंट है चाहे नहीं है। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, आप कुछ काम करते हैं, ओके, मतलब आपका खुद का कुछ काम है, अगर कहीं जॉब नहीं करते हैं, सैलरी तो तभी आपको आएगी ना अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे होंगे। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, तो आप, अगर आपका खुद का कोई काम है तो आप उसका जो अपनी जो शॉप है, जो कोई भी अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, उसको रजिस्टर करवा के उसके नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात। मान लीजिए आप किसी जूस का ही काम करते हैं, कोई जूस का रेडी लगाता है, या किसी का दुकान है, या कोई भी एक बिज़नेस है, आप कपड़े का बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस को आप रजिस्टर करवा कर उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाइए। तो ये सबसे अच्छा सल्यूशन उन लोगों के लिए है जिनके पास सैलरी अकाउंट नहीं है। अपना अपना कोई भी जो काम करते हैं उसको रजिस्टर करवा लीजिए, उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाइए। उसमें अगर आप पैसा डिपॉजिट भी करते हैं तो वो शो होएगा कि आपका छोटा मोटा कोई बिज़नेस है, तो आप उसमें पैसा आपका आ रहा है जा रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन शो कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हो वो ऑनलाइन हो। आप कार्ड का यूज़ कीजिए शॉपिंग करने के टाइम में, सामान परचेज़ करने के टाइम में,
ओके, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शो करे उसमें कि आपने, चाहे आप जैसे मान लीजिए आप इंडिया में, चाहे आप 10 रुपये की चीज़ भी ले रहे हैं तो आप अपने कार्ड से ख़रीदारी कीजिए उसकी, इस चीज़ को आप मेंटेन कीजिए। इसको बोलते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना। ये नहीं कि एक बार आपने उसमें पैसा डाल दिया तो पूरा 6 महीने तक वेट किया, 6 महीने बाद आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना इन है ना आउट है, वो लेके जाके आपने दे दी एम्बेसी में कि ये देखिए जी, मेरे पास ये 1 साल से मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और इस पैसे को मैं यूज़ करूँगा। ये बिल्कुल नहीं होता है। आपको पैसा शो करना पड़ेगा इस हिसाब से कि आपका इनकम हो रहा है और आप खर्चा भी कर रहे हैं, और आपका जो क्लोजिंग अमाउंट है वो 2.5 से 3 लाख रुपए आपके पास है, 1 महीने का खर्चा आपके पास है। जब आप पोलैंड जाएंगे तो उसको आप गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, इसको समझिए आप लोग। बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा काम है। आप जिस दिन से एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आप इसको मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, और इसमें कम से कम 6-7 महीने, 8 महीने या 1 साल का टाइम लग जाता है जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आती है। ओके, कोई है कुछ खुशकिस्मत जिसको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिली हो, नहीं तो मोस्टली सबको 6-7 महीने, 1 साल का टाइम लग रहा है अभी के टाइम में अपॉइंटमेंट लेने के लिए पोलैंड का। तो इसको मेंटेन कीजिए अच्छे से, ताकि आपको 3 नंबर का रिफ्यूज़ल ना आए। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन, ये इसको कैसे मेंटेन करना है, पोलैंड एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि आपको कितना खर्चा चाहिए। आप लोग जाके चेक कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको चेक लिस्ट भेज दूँगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको चेक लिस्ट भेजूँगा, ठीक है। और मेरे से आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। और अगर आपका खुद का बिज़नेस है, आप खुद का बिज़नेस का जो रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में, जो आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपके खुद के बिज़नेस के थ्रू आ रहा है, तो उसके साथ साथ आप जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सीए रिपोर्ट भी लगाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रिपोर्ट होता है उसमें पूरा एवेल्यूशन किया होता है कि आपके पास कितना जायदाद है, कितना आपके पास हाथ में पैसा है, वो सब कुछ उसमें सीए आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। 4 से 5 हज़ार रुपया उसका फ़ीस होएगा। अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो वो सीए रिपोर्ट भी आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में लगाइए, उसका भी आपको बेनिफिट होएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपना सपोर्टिंग के लिए लगाते हैं उसका आपको कोई ना कोई फ़ायदा होएगा, कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला आपको, वो आपकी हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से खुद प्रिपेयर कीजिए, खुद भी नॉलेज लीजिए। सिर्फ एजेंसी से कहने के हाँ कुछ, कईयों को तो एजेंसी बोल रही है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। मेरे जानने वाले या मेरे जिनके साथ कांटेक्ट है उन्होंने अप्लाई किया, उनको पूछा तो वो बोलते कि नहीं, एजेंसी ने बोला बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत एजेंसी को थोड़ी है, एम्बेसी को है। लास्ट में एम्बेसी ही रिफ्यूज़ल देगी। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बस उनका काम होता है पैसा ले लिया, और बाद में कुछ भी हो आदमी के साथ उनको कोई टेंशन नहीं इसके बारे में। इस भी मेरे दोस्त को यूरोप पास सीवी और कवर लेटर बनाना है, आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।